Once again, very good morning, dear students. Welcome back on our today's class या फिर in our today's class. तो आज की ये जो क्लास होने वाली है, दिस इज़ रिगार्डिंग द सेंट्रल टेंडेंसी. हिंदी वाले जो बच्चे हैं उनके लिए केंद्रीय प्रवृत्ति जो एक तरीके की होती है जिसको आप सांख्यिकी में पढ़ते हैं, यानी कि अंडर द स्टैटिस्टिक्स यू हैव रीड हियर रिगार्डिंग द सेंट्रल टेंडेंसी. So we are going to discuss in this particular matter today. और इसका जो एक तरीके से मैं कहूँ कि जो फोकस रहने वाला है वो रहने वाला है सेंट्रल टेंडेंसी पर, कि व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, व्हाट इज़ द राइट डेफिनेशन ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, एंड व्हाई वी नीडेड सेंट्रल टेंडेंसी, एंड व्हाट आर द एवरेजेस, what many types you know about the averages, or why averages are so important in a study या in the regarding the study regarding the statistical. एक तरीके से जब आप स्टैटिस्टिक्स की स्टडी करते हैं तो आपको एवरेजेस की ज़रूरत क्यों पड़ती है. तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं बात करने के लिए, और किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप कोई लेक्चर मेथड यूज़ कर सकते हैं, स्टोरी टेलिंग मेथड यूज़ कर सकते हैं, आप एग्जाम्पल के थ्रू या कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड यूज़ कर सकते हैं. तो सबसे पहले मुझे जो लगता है कि चैप्टर का प्रीफेस आपको आना बहुत ज़रूरी होता है, और चैप्टर के बैकग्राउंड से ही आप स्टार्ट करें तो ज़्यादा बेहतर है. तो आज का जो हमारा चैप्टर होने वाला है ये है सेंट्रल टेंडेंसी, और आपको इसमें बताएंगे कि किस तरीके से ये अपने आप में बेहद मायने रखता है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को और बताते हैं आपको कि क्या होती है सेंट्रल टेंडेंसी. सो लेट्स स्टार्ट. हमारा जो टॉपिक है ये टॉपिक है सेंट्रल टेंडेंसी. सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि केंद्रीय प्रवृत्ति जिसको बोला जाता है. अब सबसे इंपॉर्टेंट कि किसी क्रिटिकल सिचुएशन को, या मैं ये कहूँ कि बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को इजी कैसे बनाया जाए, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपकी बुक्स के अंदर ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया हुआ है, लिखा हुआ है, सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन कैसे आप इसको बहुत कम शब्दों में समझें और जानें कि आखिरकार ये क्या है. तो सबसे पहले हम इसकी बेसिक सी बातें करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिरकार ये जो सेंट्रल टेंडेंसी है ये क्या है. तो सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं. सो सेंट्रल टेंडेंसी रेफर्स टू एन एवरेज. ये क्या करती है भाई, सेंट्रल टेंडेंसी जो है ये इस एवरेज को रेफर करती है, एक एवरेज को रेफर करती है. अब ये जो एक एवरेज है, यानी कि इसका ये वाला जो पार्ट है एन एवरेज वाला पार्ट, ये क्या है, व्हाट इज दिस. तो अब इसके रिगार्डिंग यहां पर बात करते हैं. एन एवरेज यानी कि जब आप इस एवरेज की बात करने जाएंगे, आखिरकार ये जो औसत है ये क्या है. सो यहां पर सबसे पहले स्टार्ट करेंगे. सो इट इज एन एवरेज, इट इज अ फिगर. ये क्या है भाई, इट इज ए फिगर. अब कैसा फिगर है भाई, ये तो आपने पता कर लिया कि सेंट्रल टेंडेंसी एक एवरेज को रेफर करती है, यानी एन एवरेज. अब वो जो एवरेज है ये एक क्या है, फिगर है. अब एक बात बताइए कि ये फिगर कैसा है. सो एन एवरेज इट इज अ फिगर दैट represent whole series या whole values. अगर मैं इसको ऐसे कहूं तो ये ज़्यादा बेहतर है, यानी कि जो आपका सेंट्रल टेंडेंसी है ये रेफर करता है किसी एवरेज को, और जो एवरेज होता है वो क्या होता है, ये एक फिगर होता है. ये कोई भी फिगर हो सकता है जो किसी सीरीज को या किसी सीरीज के सारे पार्ट को, होल सीरीज को रिप्रेजेंट करता हो इस तरीके से. अगर अब मैं कहूँ सिंपल वे में दोबारा से, सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, एक एवरेज है. एवरेज क्या है, ये एक फिगर है, और एक फिगर कैसा, जो पूरी सीरीज की वैल्यू जो है बताता हो, या पूरी सीरीज को अपने अंदर एक तरीके से समाहित किए हुए हो, या उसको रिप्रेजेंट करता हो. अगर आपको ये फिगर पता है तो आपको पता चल जाना चाहिए कि सीरीज के अंदर का जो मैटर है वो क्या है, सीरीज किस तरफ इंडिकेट करती है, क्या इशारा करती है, या सीरीज के अंदर जो वैल्यूज हैं उनका इंपॉर्टेंस क्या है, यानी कि ये रिप्रेजेंटेटिव होता है उनकी तरफ से. तो उम्मीद करते हैं बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको यहाँ पे बताया. अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं साइंटिफिक डेफिनेशन की तरफ. तो चलिए और डेफिनेशन आपको बताते हैं कि सेंट्रल टेंडेंसी का डेफिनेशन किस तरीके से आप लोग जो है वो लिख सकते हैं. ठीक है ना. सो सेंट्रल टेंडेंसी refers to
द सेंट्रल वैल्यू, refers to the central value of a statistical series। बहुत सिंपल है, अगर कोई स्टैटिस्टिक्स के अंदर कोई स्टैटिस्टिकल सीरीज आपको दी हुई है तो सेंट्रल टेंडेंसी की जो होगी ये उसकी सेंट्रल वैल्यू को रेफर करेगा, उसको बताएगा। तो अब क्लियर हो गया सेंट्रल टेंडेंसी क्या है। किसी भी स्टैटिस्टिकल सीरीज की सेंट्रल वैल्यू को जो भी रेफर करती है टर्म्स, वो सेंट्रल टेंडेंसी होती है। So central tendency is nothing, it refers to the central value of a statistical series। और अगर इसको और सिंपल शब्दों में समझे तो ये एक एवरेज है, और एवरेज क्या करता है कि भाई ये एवरेज कोई भी फिगर हो सकता है। कोई भी फिगर, कैसा फिगर, जो किसी सीरीज की पूरी वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता हो। तो अब क्लियर हो गया सेंट्रल टेंडेंसी क्या है। अब सेंट्रल टेंडेंसी जो है, वाई वी नीड सेंट्रल टेंडेंसी, हमें क्यों जरूरत पड़ती है भाई सेंट्रल टेंडेंसी की, या फिर क्यों स्टैटिस्टिक्स के अंदर इसको डाला गया। तो चलिए जल्दी से इस पर बात कर लेते हैं पॉइंट्स के थ्रू। उम्मीद करते हैं ये यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे व्हाई वी नीडेड सेंट्रल टेंडेंसी। तो चलिए बात करते हैं, और अपना जो अगला स्टेप है वो है व्हाई वी नीडेड सेंट्रल टेंडेंसी। क्वेश्चन मार्क लगा दिया है मैंने लास्ट में। और हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, या फिर मैं ये कहूँ कि इसका क्या रोल है। तो इसका इम्पोर्टेंस समझने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स में बात करनी पड़ेगी। जैसे सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन चाहिए या ब्रीफ में डिस्क्रिप्शन करना है किसी चीज़ का, तो आपको ज़रूरत पड़ने वाली है सेंट्रल टेंडेंसी की। सबसे नंबर 1 पर जब आप इसकी बात करेंगे, अगर आपको कंपैरिजन करना है तो भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। कंपैरेटिव स्टडी करनी है, कंपैरिजन करना है, तो भी आपको यहां पर ज़रूरत पड़ने वाली है सेंट्रल टेंडेंसी की, यानी उसके लिए ज़रूरी है। अगर गवर्नमेंट है तो अगर वो कोई पॉलिसी फॉर्मुलेट करना चाहती है तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन के अंदर भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज, ये इसका इंपॉर्टेंस है। फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी, ये क्लियर हो जाना चाहिए भाई। नंबर 4 पर अगर इसके इंपॉर्टेंस की हम बात करें तो नंबर 4 पर आता है कि अगर आपको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस चाहिए किसी चीज़ का, ठीक है ना, आपको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस चाहिए, तो आपको ज़रूरत पड़ने वाली है सेंट्रल टेंडेंसी की। तो वन अनदर इंपॉर्टेंस, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। और अगर आपको एक बहुत बड़ी सीरीज दी हुई है, अगर उसका कोई एक रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, तो भी आपको उसकी स्टडी करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर सेंट्रल टेंडेंसी की, यानी कि केंद्रीय प्रवृत्ति की, जो कि क्या, एक एवरेज को रेफर करती है। तो इसके लिए एक पॉइंट डाला जा सकता है कि वन वैल्यू फॉर ऑल, अगर आपको चाहिए वन वैल्यू फॉर ऑल, अगर आपको चाहिए तो आपको ज़रूरत पड़ने वाली है यहाँ पर सेंट्रल टेंडेंसी की। तो ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से हमें ज़रूरत पड़ती है सेंट्रल टेंडेंसी की। अब मैं यहाँ पर रफ नहीं कर रहा ब्लैक बोर्ड को, आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। अब एक अच्छा, क्योंकि सेंट्रल टेंडेंसी क्या है भाई, ये तो एक एवरेज है। अब एक अच्छा एवरेज कौन सा हो सकता है, तो एक अच्छे एवरेज के लिए मैं आपको यहां पर लिख रहा हूं, तो मैंने लिख दिया ऊपर गुड एवरेज। इसके अंदर क्या क्या चीज होनी चाहिए, तो देखिए कौन कौन सी चीजें इसमें हो सकती हैं। सबसे पहला ये सिंपल होना चाहिए भाई, ठीक है ना, नंबर 2 पर जो भी एवरेज आप चूज कर रहे हैं या जो निकल के आ रहा है। दूसरा, ये रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, जो पूरी सीरीज को रिप्रेजेंट करे। अपने अंदर, इसके अंदर इतनी सारी वैल्यूज होनी चाहिए, इतने मेरिट्स होने चाहिए कि ये पूरी सीरीज को रिप्रेजेंट करे, ठीक है ना। नंबर 3 पर क्या है, सर्टेनिटी होनी चाहिए, निश्चितता होनी चाहिए भाई। और एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन भी एक तरीके से मैं कहूँ इसके अंदर होना चाहिए गुण। ये मेरिट्स भी, यानी कि इसका एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन दिया जाना एक तरीके से पॉसिबल हो या फिर ये किया जा सकता हो, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो होना ही चाहिए। सबसे बड़ी बात, क्लियरिटी भी होनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए भाई। जो भी पॉइंट्स है, जो भी एवरेज आपने लिया है, वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो ये काफ़ी सारी ऐसी बातें हैं जो एक अच्छे एवरेज के लिए जो है रखी जा सकती हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है जब भी आप एक एवरेज पर जा रहे हैं। अब यहाँ तक बात आपने क्लियर कर ली कि सेंट्रल टेंडेंसी एक एवरेज होता है। एवरेज जो एक कोई भी फिगर हो सकता है जो किसी सीरीज को रिप्रेजेंट करता हो, चलो ये चीज़ क्लियर हो गई।
इंपॉर्टेंस इसके आपने देख लिया यहाँ पर। सारे इंपॉर्टेंस जानने के बाद में एक गुड एवरेज कैसे चूज़ करेंगे, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। तो ये चीज़ें क्लियर करने के बाद में अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर जब चलेंगे यहाँ पर, तो आपको बताएंगे कि आखिरकार जो एवरेज की बात आई है यहाँ पर, तो ये एवरेजेज जो होते हैं, ये एवरेजेज कितने टाइप्स के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ एवरेज की बात करेंगे और फिर निकाल करके लाएंगे आपको उन मेजर्स को जो सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर काउंट की जाती हैं। सेंट्रल टेंडेंसी की जो मेजर्स होती हैं एक तरीके से, यानी ये मेजरमेंट होती है कि कैसे कैलकुलेट करेंगे आप इस एवरेज को। तो उनके बारे में बात करने से पहले मैं यहाँ पर ब्लैक बोर्ड रफ कर देता हूँ और अगला हमारा जो टॉपिक होने वाला है ये होने वाला है टाइप्स ऑफ एवरेजेस। बहुत इजी है और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत धीरे धीरे समझना है। धीरे धीरे हम मैथमेटिकल पार्ट की तरफ बढ़ेंगे, अभी थ्योरेटिकल पार्ट की स्टडी कर रहे हैं तो इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है बच्चों। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट, और ये है आपका टाइप्स ऑफ एवरेजेस। तो टाइप्स ऑफ एवरेजेस की जब बात करता हूँ मैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। टाइप्स ऑफ एवरेजेस में सबसे पहले सबसे नंबर 1 पर होता है मैथमेटिकल एवरेज। मैथमेटिकल एवरेजेस, ठीक है ना। और एक होते हैं अपने पोजिशनल एवरेजेस। यानी कि गणितीय माध्य और स्थितीय माध्य। हिंदी वाले जो बच्चे इनको जनरली ऐसे कॉल करते हैं। ये आपका यहां पर हो गया गणितीय माध्य या गणितीय औसत, और ये हो गया आपका पोजिशनल, ठीक है ना, स्थितीय माध्य जिसको बोलते हैं आप। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर। अब बात आती है कि मैथमेटिकल एवरेजेस के अंदर कौन कौन से एवरेजेस आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब कि एवरेज इसके अंदर हम कौन कौन सा काउंट करेंगे। तो जो मैथमेटिकल एवरेजेस बताए गए हैं स्टैटिस्टिक्स के अंदर, उसमें 3 टाइप्स के बताए गए हैं। नंबर 1 पर होता है आपका अर्थमेटिक मीन, जिसको AM बोला जाता है शॉर्ट में। अर्थमेटिक मीन। नंबर 2 पर होता है आपका जियोमेट्रिक मीन। और नंबर 3 पर होता है आपका हार्मोनिक मीन, HM जिसको बोला जाता है। कितने तरीके के हो गए मैथमेटिकल एवरेजेस? 3 टाइप्स के, AM, GM, HM, यानी अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन, जियोमेट्रिक मीन। अब आपको कुछ बात बता देता हूँ। जियोमेट्रिक मीन क्लास 11 के सिलेबस में नहीं है, हार्मोनिक मीन क्लास 11 के सिलेबस में नहीं है। इसके अंदर आप केवल स्टडी करेंगे क्लास 11 के अंदर स्टैटिस्टिक्स में जब ये चैप्टर पढ़ेंगे तो केवल अर्थमेटिक मीन के बारे में आप स्टडी करेंगे। तो एक चीज़ तो ये क्लियर हो गई यहाँ पर आपकी कि इसके बारे में आज हम बात करेंगे। सेकंड जब बात करते हैं तो यहाँ पर आपको बताते हैं कि ये जो पोजिशनल एवरेजेस होते हैं इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती है। तो नंबर 1 पर इसके अंदर आता है मीडियन, माध्यिका जिसको आप बोलते हैं। नंबर 2 पर आता है मोड, बहुलक जिसको आप बोलते हैं। और नंबर 3 पर आती है आपकी पार्टीशन वैल्यू। तो ये भाई जो तीनों आप देख रहे हैं इस तरीके से एवरेजेस की जब हम बात करते हैं तो 2 टाइप्स ऑफ एवरेजेस आर हियर, मैथमेटिकल एवरेजेस, पोजिशनल एवरेजेस। और मैथमेटिकल के अंदर वापस 3 टाइप का सब डिवाइडेशन है, पोजिशनल एवरेजेस के अंदर भी 3 टाइप्स का सब डिवाइडेशन है। अब आप एक बात बताइए, अगर आपको CBSE एग्जाम हो या कोई अदर कंपटीशन एग्जाम हो, आपको क्वेश्चन आता है भाई, आपको एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, आपको चूज़ करना है कि कौन सा इसमें से पोजिशनल एवरेज है, तो आप तुरंत बता देंगे सर ने बताया था मीडियन, मोड और पार्टीशन वैल्यू। अगर ये कहीं दिखेंगे तो आप कह देंगे सर ये है। अगर इस टाइप के आपको एवरेजेस दिखते हैं तो आप तुरंत कहेंगे सर ये तो मैथमेटिकल एवरेजेस हैं जो आपने बताए थे हमें। तो ये अगर एक तरीके से मैं कहूँ तो सेंट्रल टेंडेंसी के कहीं ना कहीं मेजर भी हैं। यानी कि कैसे आप सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करेंगे, कैसे उस एवरेज को निकालेंगे। तो उस एवरेज को निकालने के लिए आपको इनकी हेल्प चाहिएगी ना, इस टाइप के एवरेजेस है तो इसी की बदौलत आप निकाल पाओगे। तो आज का ये जो वीडियो है इसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे अर्थमेटिक मीन की, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन कॉमन बातें इसकी भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जरूरी है अर्थमेटिक मीन को जानना और उसके बाद में बात करेंगे मीडियन, मोड और पार्टीशन वैल्यूज की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को अर्थमेटिक मीन के साथ में। ये मैथमेटिकल टाइप का टॉपिक है और बहुत ईजिएस्ट वे में मैं आपको बताऊंगा जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि बुक्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, कई बार अलग सिंबल यूज़ किए जाते हैं। तो जो बेसिक बातों के साथ स्टार्ट करना चाहूँगा कि आखिरकार एवरेज कैसे आप कॉल करेंगे, इसे अर्थमेटिक मीन में फॉर्मूले कैसे यूज़ करेंगे, टाइप्स क्या होंगे, किस तरीके से सेटअप करना है आपको जो एग्जाम्पल है, और किस तरीके से शॉर्ट आउट करना है अपने क्वेश्चंस को, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अर्थमेटिक मीन।
कई बच्चे तो घबरा जाते हैं सबसे पहले कि स्टैटिस्टिक्स के अंदर मैथ्स होता है। अब देखिए बच्चों, मैथ्स से पहले कितना थियरी पढ़ना पड़ता है आपको, है ना, ये भी तो ध्यान रखिए। आप तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से पढ़ते चलें। और ये है आपका अर्थमेटिक मीन, इसके बारे में हम अब बात करेंगे आपको। तो सबसे पहले तो क्योंकि अर्थमेटिक मीन है, ठीक है, अर्थमेटिक मीन है, तो इसके बारे में आखिरकार कैसे अर्थमेटिक मीन की हेल्प से आप उस एवरेज को फाइंड आउट करेंगे। जब हम बात करते हैं कई बार तो किसी भी मीन की हेल्प से, या मैं यहाँ पर ये कहूँ कि जब आप अर्थमेटिक मीन की हेल्प से आप अपना न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो उससे पहले आपको कुछ चीज़ों के बारे में बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। जैसे कि इसके बारे में बाद में बात करेंगे, थोड़ा सा एक अलग कॉलम हम यहाँ पे लेते हैं आपके लिए। एक वर्ड होता है बेटा सीरीज। स्टैटिस्टिक्स के अंदर जब बेसिक आप पढ़ रहे होते हैं तो आपको सीरीज के बारे में बताया जाता है। सीरीज जो होती है मोस्टली वो 3 टाइप्स की होती हैं। एक होती है आपकी इंडिविजुअल, एक होती है आपकी डिस्क्रीट, और एक होती है आपकी कॉन्टिन्यूअस, या जिसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज भी बोला जाता है। ठीक है ना, ये आप ध्यान रखेंगे। तो अब इसके बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो इनको थोड़ा थोड़ा बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जो अभी तक इनके बारे में शायद नहीं जानते होंगे। इंडिविजुअल सीरीज जो होती है, इसमें क्या होता है कि अनग्रुप्ड डेटा होते हैं, ग्रुप में नहीं होते, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि इसमें केवल आपको सीरीज के नंबर दिए होंगे, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे करके कोई सीरीज दी हुई होगी, और यहां पर जो फ्रीक्वेंसी होती है ये नहीं, नॉट गिवन, भाई ये फ्रीक्वेंसी आपको नहीं मिलेगी। अगर इंडिविजुअल सीरीज है तो आपको यहां पर ये फ्रीक्वेंसी जो है ये नहीं मिलने वाली है। डिस्क्रीट सीरीज को कैसे फाइंड आउट करोगे, इसमें कोई भी आपका एक्स सीरीज हो सकती है, 1 2 4 6 8 कोई भी, लेकिन इसके साथ में फ्रीक्वेंसी मस्ट गिवन, यहां पर सीरीज के साथ में फ्रीक्वेंसी ऐड हो जाएगी। कॉन्टिन्यूस सीरीज में क्या करेंगे, आपको जो सीरीज होगी वो ग्रुप में होगी, यानी कि यहां पर इस तरीके से क्लास इंटरवल्स आपको देखने को मिलेंगे, 0 to 10 10 to 20, इस तरीके से 20 to 30, और फ्रीक्वेंसी इनके साथ ऐड रहेगी, यानी फ्रीक्वेंसी रहेगी यहां पर दी हुई होगी, लेकिन क्लास मिलेंगे। सीरीज के साथ फ्रीक्वेंसी मिलेगी तो डिस्क्रीट कहलाएगी। अगर यहां पर केवल सीरीज मिलेगी, फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई होगी, तो आप कहेंगे सर ये इंडिविजुअल सीरीज है। तो आई थिंक कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको एक बार वापस सब डिवाइडेशन कर रहा हूं ब्लैक बोर्ड पे, जिससे कुछ बात और पता चल जाए बच्चों को जिनको नहीं पता है। मेथड, जब भी आप मेथड्स की बात करेंगे, सेंट्रल टेंडेंसी के मेजरमेंट मेथड्स की, तो वहां पर एक न्यूमेरिकल को करने के लिए कई तरीके की मेथड्स होती हैं। जैसे कौन कौन सी होती हैं जिनके थ्रू आप आंसर निकाल सकते हैं अपना। सबसे पहले आता है डायरेक्ट मेथड, इसके थ्रू आप जो है न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड, जैसे अभी अर्थमेटिक मीन के रिगार्डिंग ही मैं बता रहा हूं, एक होता है आपका एज्यूम्ड मीन मेथड। इसमें आप क्या करते हो कि जो आपका एवरेज होता है, जो आपका एक तरीके से उसको आप एज्यूम करते हो और उसके अकॉर्डिंग ही अपना आंसर निकालते हैं। एक होती है आपकी मेथड जिसको बोला जाता है यहां पर स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड में कुछ नहीं होता है, इसी का ये एक तरीके से विस्तार होता है, और मैं ये कहूँ कि इसका एक्सटेंशन होता है, और इसमें केवल कॉमन फैक्टर का यूज़ करते हैं हम लोग। और कॉमन फैक्टर यूज़ किया जाता है जो अपने डेविएशंस होते हैं, अगर आप अपने सारे डेविएशंस को कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देंगे तो ओ डी डैश आ जाएगा, और फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज करेंगे, मल्टीपल इंटू कॉमन फैक्टर कर देते हैं जो फॉर्मूला होता है। अब ये चीज़ क्लियर हो गई, ये चीज़ क्लियर हो गई, दो चीज़ आपको क्लियर हो गई। तो इसका मतलब आपको एक ही न्यूमेरिकल, देखिए सबसे पहले आपको चेक करना है कि किस सीरीज का न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, फिर कौन सा मेथड अप्लाई कर रहे हैं। अब हर मेथड का फॉर्मूला अलग होगा और हर मेथड के अंदर अलग अलग तरीके से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम केवल फर्स्ट वाला डायरेक्ट मेथड को इन तीनों सीरीज में बताते हैं कि आपको कैसे सॉल्व करना है। अर्थमेटिक मीन के अंदर ये बात हो रही है, आप लोग ध्यान देंगे। ये क्लियर, अर्थमेटिक मीन में जब सबसे पहले ये बात करेंगे डायरेक्ट मेथड के अंदर, तो यहां पर अर्थमेटिक मीन के लिए जो जनरली सिंबल यूज करते हैं हम लोग या साइन यूज करते हैं, वो करते हैं एक्स बार। क्या करते हैं बच्चों? एक्स बार। ये इसका रिप्रेजेंटेटिव साइन होता है अर्थमेटिक मीन का, समांतर माध्य बोला जाता है, और ये एक्स बार से डिनोट करते हैं हम लोग।
तो इसके लिए अगर आप डायरेक्ट मेथड फॉलो कर रहे हैं और डायरेक्ट मेथड के अंदर अगर आपको इंडिविजुअल सीरीज दी हुई है तो सबसे पहले नंबर 1 पर आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई एन। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला। बहुत सिंपल है, स्टेप टू स्टेप चलेंगे। ये इक्वेशन नंबर आपका हो गया 1। यहाँ पर जो है ये सिग्मा है भाई, ध्यान रखेंगे, SIGMA, इसको सिग्मा बोला जाता है। ये क्या होता है भाई, ये सम टोटल होता है। सम टोटल किसका, जो भी आपके नंबर ऑफ आइटम्स दिए हुए इसका सम टोटल होता है सिग्मा। सिग्मा का मतलब ये जो x का यहाँ पर पूरा टोटल वोटल करके लिखा गया है, सिग्मा मतलब सम। और n क्या है भाई, यहाँ पर ये n नंबर को शो करेगा, नंबर ऑफ आइटम्स, x की सीरीज में कितने आइटम्स हैं, कितने नंबर हैं, ये चीज़। तो ये फॉर्मूला नंबर 1 अंडर द डायरेक्ट मेथड और अंडर द इंडिविजुअल सीरीज। ये क्लियर हो गया। अगर अब हम इसको डायरेक्ट मेथड में ही रखेंगे, लेकिन अगर आपकी सीरीज जो है वो इंडिविजुअल नहीं है और वो डिस्क्रीट सीरीज है, उसमें फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे? या फिर मैं ये कहूँ कि आपका इंडिविजुअल सीरीज ही है, अभी डिस्क्रीट पे नहीं जा रहे हैं हम लोग, इंडिविजुअल सीरीज ही है, लेकिन मेथड अगर बदलें आप, मान लीजिए अगर आपको मेथड बदलना है तो मेथड बदलोगे, डायरेक्ट की जगह मान लो सीरीज इंडिविजुअल ही रखते हैं और एज्यूम मेथड से इसको फॉर्मूले को चेंज करते हैं, तो ये हो जाएगा x बार इक्वल्स टू ए फॉर जो आपने अज्यूम मीन किया है, आपका जो भी मीन अज्यूम किया है, प्लस सिग्मा, यहाँ पर डेविएशंस निकाले जाएंगे। डेविएशंस क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूँ इधर। डेविएशंस निकालने के लिए जो भी सीरीज आपको दी हुई होगी उसमें से आप अज्यूम मीन को अगर रिड्यूस कर दोगे, घटा दोगे, सब्सट्रैक्ट कर दोगे, तो आपके डेविएशंस आ जाएंगे। तो ये हो गया डिवाइडेड बाई, यहाँ पर ध्यान रखेंगे क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज के अंदर ही अज्यूम्ड मीन मेथड यूज़ कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि इंडिविजुअल में तो फ्रीक्वेंसी होती ही नहीं है, तो यहाँ पर फिर से आप n लिख देंगे। ये आपका फॉर्मूला नंबर 2 हो गया, इक्वेशन नंबर 2 आपने इसको कॉल कर दिया। ये डेविएशन निकालना आप सीख गए। x कोई सीरीज दी हुई होगी, x सीरीज में से आपने जो भी अज्यूम्ड मीन चूज़ किया है उसको आप सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो वो जो पार्ट आएगा वो डेविएशंस का d का पार्ट आएगा। फिर आपको क्या करना है, जो डेविएशंस आते हैं उनका टोटल कर लेना है और उसको नंबर ऑफ आइटम्स आपको दिए हुए होंगे उनको डिवाइड कर देना। ये फॉर्मूला यूज़ करना है आपको, जो भी अज्यूम मीन आपने माना है उसको a पर लिख देना है यहाँ पर। ये इंडिविजुअल सीरीज के अंदर ही, लेकिन मेथड हमारा सेकंड। अब थर्ड मेथड स्टेप डेविएशन इसी के अंदर यूज़ करते हैं। बहुत सिंपल है बच्चों, अगर आप सीरीज टू सीरीज चलेंगे और स्टेप टू स्टेप चलेंगे तो आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखना, x बार इक्वल्स टू, इसमें भी सेम रखना है a को। अब यहाँ पर एक स्टेप बढ़ जाता है, तो स्टेप बढ़ने की वजह से यहाँ पर केवल डेविएशन दिख रहा है। अब डेविएशन से d डैश निकालेंगे, तो d डैश निकालने के लिए क्या होता है, अगर आपको d डैश निकालना है तो इसके लिए आप क्या करते हैं कि डेविएशंस डिवाइड बाई कॉमन फैक्टर c। कॉमन फैक्टर आपको चूज़ करना पड़ेगा डेविएशंस के अंदर से ही, ये मैं बता दूंगा। तो a प्लस सिग्मा d डैश डिवाइडेड बाई n, और लास्ट में आपको मल्टीपल बाई कॉमन फैक्टर भी करना है, ये जरूर ध्यान रखेंगे। तो ये आपका एक और नया फॉर्मूला बन गया और दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब आप कह सकते हैं सर कि हमने तीनों मेथड का यूज़ करते हुए हमने इंडिविजुअल सीरीज को ख़त्म कर दिया है, इसके सारे फॉर्मूले हमने बना दिए। अब आप बताइए फॉर्मूले आपको रटने की ज़रूरत पड़ी क्या? कहीं नहीं पड़ी। अब आपको क्या करना है, अगर आपकी सीरीज जो है वो इंडिविजुअल की जगह अगर डिस्क्रीट सीरीज चेंज हो जाती है या इसका न्यूमेरिकल आपके सामने आ जाता है अर्थमेटिक मीन के लिए, तब आप क्या करोगे? तब आप कुछ भी नहीं करोगे। आपको ध्यान रखना है कि इसके साथ फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, तो जहां भी इसमें नंबर ऑफ आइटम दिखता चला जा रहा है, यहाँ पर आपको नंबर ऑफ आइटम n की जगह f मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी का टोटल दिखने लग जाएगा या सिग्मा f आपको यहाँ पर दिखने लग जाएगा। बस इतना सा अंतर आने वाला है, बाकी कुछ भी नहीं है। जैसे मैं आपको ये चीज़ क्लियर हो गई, ये नोट डाउन कर लिया आपने, उम्मीद करते हैं कि आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। ये अर्थमेटिक मीन अंडर द इंडिविजुअल सीरीज विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैथड्स, ये फॉर्मूले आपके सामने हैं। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया है। अभी मैं यहाँ पर फॉर्मूले जो हैं इनको रफ कर देता हूँ एक बार, और फॉर्मूले रफ करने के बाद हम आपको डिस्क्रीट सीरीज के अंदर फिर से फॉर्मूले जनरेट करना सिखाएंगे कि क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आपको इंडिविजुअल को भूल जाइए, अब आप चलते हैं डिस्क्रीट सीरीज पर। किस पर चलते हैं बच्चों? डिस्क्रीट सीरीज पर। सेकेंड सीरीज की बात करते हैं। इसके अंदर कैसा करोगे अगर डायरेक्ट मेथड यूज़ करना है तो नंबर 1 पर वही रखेंगे आप, x बार, ये तो हमेशा सेम रहेगा। और क्योंकि डायरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी हुई होगी इस बार सीरीज के साथ में, तो आप क्या करेंगे, सिग्मा,
फ्रीक्वेंसी किसके साथ में दी हुई होगी, x के साथ में। तो पहले क्या करोगे, फ्रीक्वेंसी जो दी हुई होगी, जो सीरीज x की गिवन होगी उसको मल्टीपल कर लेंगे, दोनों का टोटल कर देंगे जिसको सिग्मा रिफ्लेक्ट करेगा। और क्योंकि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आ चुकी है इसलिए नीचे पहले n लिखते थे, अभी n नहीं लिखेंगे, अभी लिखेंगे सिग्मा f, फ्रीक्वेंसी का टोटल। इतना सा आपको चेंज करना है। दिस इज द फॉर्मूला अंडर द डायरेक्ट मेथड। ये किस में हो गया भाई, अगर डिस्क्रीट सीरीज है और आप उस डिस्क्रीट सीरीज के न्यूमेरिकल को डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना है आपको बिना पूछे। नंबर 2, फिर से आप देखिए अपना बनाइए फॉर्मूला नया वाला। एज्यूम्ड मीन मेथड में अगर चलेंगे हम डिस्क्रीट सीरीज में तो सेम वही रहेगा, ए में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिग्मा रहेगा। अब यहाँ पे क्या है भाई, एफ एक्स आ गया है। अब एफ एक्स आ गया है तो क्योंकि यहाँ पर भी आपको, क्योंकि एज्यूम्ड मीन है तो एज्यूम्ड मीन में आप क्या करेंगे, यहाँ पर भी आप डेविएशंस निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे, बिल्कुल निकालेंगे। तो x किस में चला जाएगा आपका, x डेविएशन में चला जाएगा। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, सिग्मा एफ डी। x से आपने डेविएशंस निकाले, अभी डायरेक्ट मल्टीपल नहीं किया है, फिर डेविएशंस से आपने फ्रीक्वेंसी को मल्टीपल कर दिया और दोनों का टोटल एफ डी, सिग्मा एफ डी निकाल लिया है एंड डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। इतना सा करना है बस, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। यहां तक किसको प्रॉब्लम आई बताइए आप मुझे। सेकंड नंबर तक का जो फॉर्मूला आपने देखा है, क्या आप बताइए क्या आपको यहां तक किसी को दिक्कत आई। केवल फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है, जहां पर जो फॉर्मूले हमारे थे स्टार्टिंग के वहां पर बाकी कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। अब मान लीजिए कि आप अगर आगे जाना चाहते हैं और थर्ड नंबर पर इसको स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं डिस्क्रीट सीरीज वाले न्यूमेरिकल को, तो कैसे बनाओगे फॉर्मूला, उम्मीद करते हैं आप सीख गए होंगे। एक्स बार, यहाँ पर सिर्फ कॉमन फैक्टर का ध्यान रखना होता है, तो ए वैसे ही लिखेंगे, सिग्मा एफ डी यानी डेविएशंस। यहाँ पे डेविएशंस का एक पार्ट और बढ़ाना पड़ता है आपको, ठीक है ना, डेविएशंस का एक पार्ट बढ़ाना पड़ता है जिसको डी डैश बोलते हैं। तो डी डैश लिख दिया डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। और ये डी डैश कैसे निकालते हैं आप, डी डैश हमेशा जब निकाला जाता है तो ये डेविएशंस को कॉमन फैक्टर से मल्टीपल कर, ये डिवाइड करके निकाला जाता है। तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर कुछ ना कुछ होगा जिसको डेविएशंस के अंदर से ही चूज करेंगे हम लोग जब न्यूमेरिकल आपको सॉल्व कराएंगे। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। तो फिर से आपने डिस्क्रीट सीरीज के अंदर तीनों फॉर्मूले जो है वो जनरेट कर लिए हैं। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। फॉर्मूले याद नहीं करना चाहिए हमें कभी भी, हमें स्टेप फॉलो करना चाहिए कि आखिरकार हम कैसे किसी फॉर्मूले को बना रहे हैं, कैसे ऐड कर रहे हैं। अब आप एक बात बताइए, आपको अगर ये सीरीज पता नहीं होती ये इस तरीके से, तो आप बताओ आपको सीरीज का पता ही नहीं चलता, फिर फॉर्मूला कैसे बताते हैं आप लोग या कैसे प्रिपेयर करते हैं फॉर्मूले को। तो इसलिए सबसे पहले बेसिक चीज़ों को जानना जरूरी होता है। डायरेक्ट न्यूमेरिकल पर नहीं जाएं, डायरेक्ट आप पहले बेसिक चीज़ों को पढ़ें, थियोरी पढ़ें उसकी कि आखिरकार क्या होने वाला है, फिर ऑटोमेटिक आपका जो स्टेप टू स्टेप फॉलो करोगे न्यूमेरिकल सॉल्व होता चला जाएगा। बहुत ईजी है। अब चलते हैं हम लास्ट वाली, इस पर फॉर्मूले वापस रफ करेंगे और अब देखेंगे कि अगर कॉन्टिन्यूस सीरीज आपको दी हुई है